गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीके धरणीधर वैष्णव में आपका स्वागत है। और हम बात करते हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, मान लीजिए या स्कूल की तैयारी, तो इसको एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार, हम ये एक छोटा सा और यूँ कहें कि एक सामान्य टॉपिक मानकर इसको हम एक जनरल रीडिंग लगा लेते हैं, जबकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत होती है। क्योंकि ये एक ऐसा है कि लगता तो है नहीं कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, किंतु यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। वर्तमान में जो आरबीएससी की 12th क्लास की जो किताब है उसका पहली ही लाइन है कि समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो भारत जो क्षेत्र प्रदेश है तो उसका नाम भारत है और हम सभी उसकी संतान है। ऐसा प्रश्न किताब के पहले ही पेज में पहली ही लाइन है। प्रश्न आ गया फर्स्ट ग्रेड में कि ये किस पुराण से संबंधित है, तो विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ था और पहला ही प्रश्न यहाँ से बनता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसके बारे में कक्षा स्तर के लिए भी और आगे के लिए भी हम चर्चा करते हैं इस पर आज। तो देखिए, भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, ये एक इसकी जब हम शुरुआत करेंगे और जब अंत करेंगे तब तक ये हमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है इसमें कोई तथ्य या यूं कहें सन है, तिथि है, वो हमें याद करनी है इतिहास की दृष्टि से। यहाँ कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार हुआ, वो चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। तो जहां मैं पहले प्रश्न की बात करता हूं वहीं से करता हूं कि विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ भारत के लिए। पहली बात, विष्णु जो पुराण है, पुराण 18 है और उनमें से विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है कि समुद्र के नीचे कौन सा समुद्र है? हिंद महासागर। तो समुद्र के उत्तर में, कहां पर? समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश, यानी जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं 3 श्रेणियों में फैली हुई है, उस बर्फीले प्रदेश के, कहां पर? बर्फीले प्रदेश के, बर्फीले प्रदेश के कहां पर? दक्षिण में। समुद्र के उत्तर में बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है, क्या है? जो प्रदेश, उसका नाम क्या है? भारतवर्ष। उसका क्या नाम है? भारतवर्ष है। और हम सभी क्या हैं? उसकी संतति है या उसकी संतान है। ऐसा कहां पर वर्णन मिलता है? वायु पुराण में पहला ही प्रश्न था, फर्स्ट ग्रेड में आ गया था। तो हल्के में ना ले इस टॉपिक को, और जितना हो सकता है यहां पढ़ेंगे, उसके अलावा भी आप तैयारी करते रहें इस बिंदु की, अध्ययन बिंदु की। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस भारतीय संस्कृति के जो प्रचार प्रसार है, किस तरह से हुआ, कहां कहां हुआ। देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता की बात करते हुए हम एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं कि कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है कि भारत को या निम्न में से किस देश को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए, भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था प्राचीन काल में। विश्व गुरु का दर्जा प्राचीन काल में भारत को किसका दर्जा था? विश्व गुरु का। और सुना होगा भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया या सोन चिड़िया नहीं थी, सोने की चिड़िया, यानी यहाँ पर धन संपदा यूं कहें बहुत प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर खनिज संपदा कहें या धन संपदा कहें या सोने चांदी के लिए कहें, काफी मात्रा में यहाँ पर फैली हुई थी। यानी बहुत एक अमीर देश था प्राचीन काल में भारत की बात करें। इसके अलावा एक और तथ्य है कि भारत का जो नैतिक और मानवीय आचरण था, उसमें भी भारत विश्व में अग्रणी था। किसमें? मानवीय, यानी हमारे आज जो मानवीय नैतिक आचरण का पतन हो रहा है वो प्राचीन काल में बहुत उत्कृष्ट था, ऐसा वर्णन मिलता है। एक उदाहरण है कि गुप्त काल में यूं कहते हैं कि लोग घरों के ताला नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि वहां चोरी होने की संभावना ना के बराबर थी। और तो मानवीय और नैतिक आचरण, ये भी ध्यान रखना, मानवीय और नैतिक आचरण में भारत क्या था? विश्व में अग्रणी। भारत विश्व में क्या था?
अग्रणी था, यानी सबसे अगुआ था, आगे था। ध्यान रखना कुछ चीजें, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर में बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है और हम सभी उसकी संतान है। कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था प्राचीन काल में। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। मानवीय और नैतिक आचरण में विश्व में भारत प्रथम था। इसके अलावा देखो, जो चारों वेद मिले हैं, वेदों में भी भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। तो वेदों की बात करें तो अथर्ववेद की बात करते हैं। कौन से वेद की? अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखो एक विशेष बात मिलती है भारत के लिए कि अथर्ववेद में अलग अलग भाग है, उसमें एक पृथ्वी सूक्त मिलता है। सूक्तों में बटा होता है वेद, चारों वेद सूक्तों में बटे हुए हैं। सूक्तों को यूं कह सकते हैं कि एक श्लोकों का संग्रह, लगभग 250 श्लोक होते हैं एक सूक्त में। तो पृथ्वी जो सूक्त है, यानी विशेष देवता के लिए बने हुए होते थे, तो जो पृथ्वी सूक्त है उसमें क्या लिखा हुआ है भारत के लिए? भारत के लिए लिखा हुआ है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, यानी माता, एक बार लिख के देखते हैं, भूमि, माता भूमि पुत्रोहम, हम क्या है इसके? पुत्रोहम पृथिव्याम। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भारत भूमि हमारी माता है और हम सभी इसकी संतान है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, यानी भारत माता क्या है? भारत हमारी माता है, यानी भारत भूमि जो है वो हमारी क्या है? माता है। इसके अलावा अथर्ववेद के इसी पृथ्वी सूक्त में एक और बात मिलती है जो हमने सुनते आ रहे हैं काफी समय से, वसुदेव। क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी समस्त पृथ्वी क्या है? एक परिवार है। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण विश्व क्या है? संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यही मानते आए हैं, आज भी यही बात की जाती है भारत के लिए कि सब क्या हैं? एक परिवार की तरह विश्व में हमें रहना चाहिए। और इसके अलावा यहीं पर एक चीज और मिलती है भारत के बारे में कि भारत की जो सोच विचार थे वो क्या था। यह अथर्ववेद की बात है। ये दोनों जो चीजें हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, भारत भूमि हमारी माता है, वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की। इसके अलावा जो बात है यहाँ के वो है संपूर्ण भारत जो है ये एक मानव संस्कृति को कल्याण की दृष्टि से देखता था। यानी एक श्लोक सुना होगा कई बार कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये भी यहाँ पर वर्णन मिलता है इसके बारे में। आगे बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति, देखो ये विश्व में जैसे इस्लाम धर्म की बात करें या अन्य धर्मों की बात करें या और अन्य संस्कृतियों की बात करें, तो वो तलवार के बल पर या बलपूर्वक विश्व में प्रचार प्रसार किया गया। जैसे इस्लाम की बात करें, इराक, ईरान यानी जेरूसलम जहां से था, वहां से मक्का मदीना से उत्पत्ति हुई, उसके बाद वो तलवार के बल पर आगे फैलाते गए। पूरे विश्व में तलवार के दम पर उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार अन्य धर्मों की बात होती है, पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि बलपूर्वक प्रचार प्रसार किया जाए। तो भारतीय जो संस्कृति है वो एक सैनिक अभियान ना होकर, सैनिक अभियान नहीं है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, बल्कि क्या है? सांस्कृतिक विनिमय। क्या है? सांस्कृतिक विनिमय, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान है। यानी यहां से लोग गए विश्व में, वहां अपनी अच्छी बातें फैलाई, उन्होंने ग्रहण किया और वहां की कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करके वापस भारत में उन्होंने फैलाया। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, जैसे चीन की दीवार। विश्व के 7 अजूबों में चीन की जो दीवार है उस पर देखो, भारत की प्राचीन जो देव भाषा है, देववाणी है, वो संस्कृत है। तो चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर, उत्तरी जो दरवाजा है या उत्तरी भाग पर क्या लिखा हुआ है? संस्कृत में। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में, कि परमेश्वर यक्षों यानी राक्षसों से हमारी रक्षा करे। ऐसा लिखा हुआ है चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर, हमारी रक्षा करे। कौन सी भाषा में? संस्कृत में लिखा हुआ है चीन की दीवार पर। यह भी भारतीय संस्कृति का एक प्रचार प्रसार है कि वहां तक संस्कृत भाषा हमारी फैली है। अब देखिए
ये इनके अलावा कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं, विदेशी लोग हैं, इतिहासकार कहें या विद्वान कहें, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ अच्छे विचार हैं, उद्गार हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो, तो पाश्चात्य के बारे में बात करें या पश्चिमी, पाश्चात्य या पश्चिमी विद्वान, उनमें बात करते हैं। सबसे पहले एक म्यूर नाम का इतिहासकार हुआ है। कौन है? म्यूर। और म्यूर साहब का क्या कहना है कि म्यूर साहब ने कहा है कि भारत के जो प्राकृतिक सौंदर्य यानी यहाँ की वनस्पति हैं, उस प्राकृतिक सौंदर्य की जो भव्यता है, विविधता है, वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। क्या कहता है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की, भारत की किसकी? प्राकृतिक सौंदर्य की, भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, साथ ही उसकी जो विविधता है, सौंदर्य की जो भव्यता है, विविधता है, और साथ ही जो वनस्पतियों के उत्पादन में, जो इतनी वनस्पतियां उत्पादित होती हैं, वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। मैथ भी हम काम में लेंगे आगे। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कहां से हुआ वो देखेंगे, नहीं है। वापस देखिए, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, भव्यता, यहाँ की विविधता यानी जो वैरायटीज हैं, और वनस्पति के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। ऐसा कहा है किसने? एक इतिहासकार, पाश्चात्य इतिहासकार म्यूर साहब ने। इसके अलावा जो दूसरा इतिहासकार है भारत के बारे में बात करने वाले, वो है साहब रेले साहब, सर वाल्टर रेले। कौन है? सर वाल्टर रेले साहब। इन्होंने एक बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण कहां हुआ? भारत में। किसका? प्रथम मानव प्राणी का। किसका कहना है? सर वाल्टर रेले का। मानव प्राणी का निर्माण कहां पर होता है? भारत में होता है। ऐसा कहना है किसका? सर वाल्टर रेले का। देखिए, प्रथम मानव प्राणी की बात करें, सर वाल्टर रेले ने तो कहा है कि भारत में निर्माण हुआ, किंतु ऐसा उनके दृष्टिकोण से है, जबकि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनके हिसाब से, या हाँ यूं कह सकते हैं कि मानव प्राणी का निर्माण भारत में हुआ, किंतु जो जीव की उत्पत्ति है वो समुद्र से मानी जाती है और वो अफ्रीका से मानी जाती है, जो अभी तक जो निष्कर्ष आए हैं। किंतु सर वाल्टर रेले का कहना है कि मानव प्राणी का जो हुआ वो प्राणी था, और ये मानव प्राणी का निर्माण कहां पर होता है? भारत में होता है। इसके अलावा इन्हीं से मिलती जुलती एक बात कही है कर्नल अलकाट है। कौन है? कर्नल अलकाट। अलकाट साहब ने भी इन्हीं से मिलती जुलती एक बात कही, सिंपल सी बात कही है, मानवीय संस्कृति का उद्गम भारत में हुआ। किसका? मानव संस्कृति। संस्कृति क्या होती है बताता हूं। मानव संस्कृति का उद्गम कहां पर होता है? भारत में। किसने कहा है? अलकाट साहब ने। संस्कृति क्या है? संस्कृति है मानव का रहन सहन, विचार, उसकी भावना, उसके खान पान, वेशभूषा, उसका चरित्र, उसका नैतिक आचरण, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? संस्कृति। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ थोड़ा सा मैं डीप जाना चाहूंगा कि संस्कृति तो जो मैंने बताई कि एक मानव का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान है, किंतु जब ये लंबे समय तक एक निश्चित क्षेत्र में अगर फलने फूलने लगे और ज्यादा बदलाव नहीं हो, तो वो क्या बन जाता है? धीरे धीरे सभ्यता। जैसे प्राचीन काल में हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो संस्कृति नहीं, हम सभ्यता शब्द काम में लेते हैं, क्योंकि वो प्रारंभिक संस्कृति थी और बाद में धीरे धीरे जब वो एक क्षेत्र विशेष में फैल गई और वो उसी का एक पार्ट होकर रह गई, तो वो क्या बन जाती है? सभ्यता बन जाती है। नंबर चौथा जो बात करें, कर्नल अलकाट के अलावा एक वॉल्टेयर है, फ्रांसीसी विद्वान। कौन है? वॉल्टेयर। कहाँ के हैं? फ्रांस के। जानते होंगे इनको तो। कैसे जानते होंगे? राजस्थान पत्रिका अखबार तो सबके घरों में आता है, नहीं आता तो कहीं अड़ोसी पड़ोसी के देख लेना। जो मध्य पृष्ठ होता है, एडिटर पेज जिसको कहते हैं, संपादकीय
पृष्ठ, उसके सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा होता है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, किंतु फिर भी आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के लिए रक्षा करूंगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। किसका है वो कथन? वॉल्टेयर साहब का है, फ्रांसीसी थे। इनको क्या हुआ, ऋग्वेद जो प्राचीन वेद हैं, तो ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई इनको, ऋग्वेद की प्रति इनको भेंट की गई। तो इन्होंने क्या कहा कि इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या कहा कि जो पाश्चात्य राष्ट्र हैं, यानी पश्चिमी जो देश हैं, यूं कहें अफ्रीका के, यूरोप के और अमेरिका वाले, तो ये पाश्चात्य देश पूर्व के प्रति पूर्व यानी भारत के प्रति हमेशा क्या रहेंगे? ऋणी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इतनी अमूल्य प्रति इन्होंने हमें भेंट की है, इतनी भारतीय संस्कृति की अच्छी चीज हमें दी है। तो ये, इसके अलावा एक और बात करते हैं। देखिए, म्यूर साहब का हो गया, वाल्टर रेले का हो गया, अल्कट साहब का हो गया, वॉल्टेयर साहब का हो गया। नंबर 5वां जो बात करें तो वो है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर तो इन सबसे साहब ने तो इन सबसे अधिक बड़ी बात कही है। 3 बातें कही है और उनका तीनों का उत्तर ही एक है, हिंदुस्तान। तो देखिए क्या क्या बातें कही है। नंबर 1 जो मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि मानवीय अंतःकरण यानी इंसानी जो अंतःकरण है और बुद्धि और शक्ति का विकास अगर किसी देश में चरम पर पहुंचा है, नंबर मानवीय अंतःकरण, देखते हैं अंतःकरण, बुद्धि और साथ में क्या है? बुद्धि। बुद्धि के अलावा यो कहें कि जो मनुष्य की बुद्धि के अलावा यो कहें शक्ति, जो कहें व्यक्तिगत जो शक्ति है उसका अगर कहीं चरम विकास हुआ है, शक्ति का चरम विकास, उत्तर नहीं दिया इन्होंने। विकास कहां पर हुआ है, किस देश में हुआ है, बात करेंगे आगे। नंबर 2 इन्होंने जो दूसरी बात कही है वो कहा कि संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है? किसका? संसार के गूढ़तम यानी जिनको कभी सुलझा नहीं सके रहस्यों का विश्लेषण या उसके बारे में जानकारी का विश्लेषण जहां हुआ है वो। और नंबर तीसरी बात जो कही है वो कही है कि यूनान में जो प्लेटो और कैंटो थे उनके बाद, उनके दर्शन के बाद जो अध्ययन योग्य विषय वस्तु मिलती हैं वो कहां पर है? किसके बाद? प्लेटो और कैंट के दर्शन के बाद, यानी इनको पढ़ लिया, इसके बाद अध्ययन योग्य विषय वस्तु जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? तीनों प्रश्न हैं इनके। और यहां पर वो कहते हैं तो मैं त्रिवार यानी तीनों का एक ही बार में उत्तर दूंगा। क्या उत्तर दूंगा? कि वो कहां पर है? हिंदुस्तान। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या है? हिंदुस्तान है। ऐसा मैक्स मूलर साहब ने कहा है कि मानवीय अंतःकरण, बुद्धि और शक्ति का चरम विकास। नंबर 2 संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण। इसके अलावा प्लेटो और कैंट के बाद, उनके दर्शन के अध्ययन के बाद अगर कोई योग्य विषय वस्तु है तो वो कहां पर है? तीनों की तीनों हिंदुस्तान में, ऐसा कहना है इनका। इसके अलावा मैक्स मूलर साहब ने एक चीज और बताई है कि हम यूं कहें कि भारत के पृथ्वी गोल है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तट है, वहां पर है पेरू देश। तो वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार ये बताते हैं मैक्स मूलर साहब। क्या बताते हैं कि जो पेरू देश है वहां पर आज भी जो विजयदशमी हम मनाते हैं, और वो विजयदशमी वहां भी मनाई जाती है और उसका नाम रखते हैं वो राम सीतोत्सव। कहां पर? पेरू देश में। इसके अलावा राम जन्मोत्सव भी वो मनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और भगवान राम के वंशज सूर्यवंशी जो अयोध्या से इक्ष्वाकु सूर्यवंशी कहे जाते हैं, तो उसी के वंशज वो मानते हैं पेरू देश के लोग। राम सीतोत्सव और राम जन्मोत्सव भी वो मनाते हैं। ऐसा किसने कहा है? मैक्स मूलर साहब ने ये चीज भी कही है। तो देखिए ये तो थी पाश्चात्य विद्वानों की अवधारणाएं कि भारत के बारे में क्या क्या इन्होंने अच्छी बातें बताई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ
भारतीय ग्रंथों में या भारतीय विद्वानों ने किसने क्या बात कही है। तो भारतीय की बात करें तो सबसे पहले अग्नि पुराण की बात करते हैं। भारतीयों में हम बात करें, पुराणों में फिर पहुंच गए हैं क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था विष्णु पुराण जिसमें क्या कहा गया था। अब है अग्नि पुराण, महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें मिलता है भारत को, जो ये भारत है इसको कहा गया है जम्बू द्वीप। क्या कहा गया है? संपूर्ण भारत को क्या कहा गया है? भारत को जम्बू द्वीप। इसके अलावा भारत के जो ये नीचे वाले जो कुछ देश हैं, समुद्र पार जो देश थे, जिनमें 9 देश माने जाते हैं, 9 की बात करते हैं, जिनको कहा है द्वीपांतर। क्या कहा है? द्वीपांतर कहा है। कौन कौन से हैं? जिनमें देखिए जावा, सुमात्रा, मलाया, शाम, चंपा, अनाम, लंका, 3 4 5 6 7। इसके अलावा वर्मा, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबुज, चंपा, वर्मा, लंका, अनाम, शाम। 1 2 4 5 6 7 8। एक और बच गया हमारा, देखते हैं अभी बाद में। अगला जो ये इन 9 को क्या कहा गया है? द्वीपांतर कहा गया है। यहां पर मैंने शायद कंबुज छोड़ दिया, कंबुज या कंबोडिया। तो ये 9 इन प्रदेशों को क्या कहा है अग्नि पुराण में? द्वीपांतर। और संपूर्ण भारत को क्या कहा है? जम्बू द्वीप कहा है। इसके अलावा देखो यहां भी इन 9 इन द्वीपों के लिए भी एक सिल्वेन लेवी यूरोपीय इतिहासकार है। कौन है? सिल्वेन लेवी। इनका भी क्या कहना है कि ये जो 9 द्वीप है इनको भारतीय द्वीप समूह का नाम दिया है, यानी ये भारत ही था। भारतीय द्वीप समूह। आज अलग हो गए तो बात अलग है। प्राचीन काल में इनको क्या नाम दिया है? भारतीय द्वीप समूह। कहने वाला सिल्वेन लेवी, इतिहासकार, पाश्चात्य इतिहासकार। अब बात करते हैं कुछ और। एक बाहर से आए थे अल मसूदी साहब। अल मसूदी साहब ने भी भारत के बारे में कुछ अच्छी बातें कही है। अल मसूदी अरबी थे। अल मसूदी अरबी यात्री थे और भारत के बंदरगाहों के बारे में, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, यहाँ प्राकृतिक वैभव उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो देखो इनका कहना है कि जो प्राचीन काल में भारत था, वो भारत, अल मसूदी का कहना है कि प्राचीन काल में जो भारत था वो समुद्र में और भूमि पर, आज भी है लगभग, समुद्र और भूमि दोनों पर फैला हुआ था। दोनों पर फैला था। और है कहां तक फैलाई हुई थी? जावाग। जावाग क्या है? जावा और सुमात्रा तक। इन दोनों को क्या कहा है? जावाग प्रदेश। तो जावा और सुमात्रा तक फैली हुई थी, ऐसा कहना है अल मसूदी साहब का। अब भारतीयों के बारे में बात करते हो, सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार कहां कहां तक किया। तो देखिए भारत में प्रत्येक दिशा से जो लोग थे अपनी यहाँ से संस्कृति का प्रचार प्रसार करने, कुछ पूर्व के रास्ते, कुछ दक्षिण पश्चिम की तरफ, कुछ पूर्व की तरफ, कुछ पश्चिमोत्तर की तरफ, पश्चिम और उत्तर की तरफ, और कुछ उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण या पूर्व की। यूं कहें पूर्व में कहां कहां तक है, जो हमने बात की थी अभी, जो कुछ देशों के नाम हमने देखे थे, यानी प्राचीन काल में शक्तिशाली जलयान हुआ करते थे, वो हम नौकायान वाले एक छोटे से टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। तो कहां कहां तक इस समुद्री यात्रा करके कहां पहुंचे भारत में? तो देखो जलयानों में पहुंचे थे, वो था ब्रह्म देश। इसके अलावा कंबुज या कंबोडिया कहें, कहां पर? कंबोडिया। विदेशों में इंडोनेशिया, आज भी जा रहे हैं,
मलेशिया घूमने जाते हो, और ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया तक हम पहुंच गए थे समुद्री यात्रा करके, आज भी जाते हैं समुद्री यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर यूं कहें तो फिलीपींस, जापान, बोर्नियो, ये देश भी पूर्व में थे। बोर्नियो, जापान और फिलीपींस, तो ये जो क्षेत्र थे ये पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में थे, तो भारत शक्तिशाली जलयानों में बैठकर इस रास्ते हुए गए। नंबर 2 बात करें कि कुछ द्रविड़ लोग थे, यानी दक्षिणी भारत के लोगों को द्रविड़ कहा जाता था। जो द्रविड़ थे यहाँ के बंदरगाहों से, यानी दक्षिण में जो द्रविड़ थे वो कहां तक पहुंचे, बात करते हैं इधर अफ्रीका महाद्वीप का सोमालीलैंड द्वीप है, वहां से लेकर अफ्रीका तक पूरा, कहां से कहां तक, सोमालीलैंड से। मैप देखेंगे जब संसार का तो पता चलेगा, सोमालीलैंड से लेकर कहां तक पहुंच गए, दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचे और अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और साथ ही सभ्यता संस्कृति के साथ वहां पर साम्राज्य भी भारतीयों ने कायम किए थे, जिनको हम आगे देखेंगे कहां कहां भारतीयों ने अपने साम्राज्य कायम किए। नंबर 3 बात करें, अगर उत्तर पूर्व की बात करें, यानी उत्तर पूर्वोत्तर की बात करें, तो इसमें देखो दक्षिणी रूस पहुंच गए, दक्षिणी रूस के अलावा चीन पहुंच गए, मंगोलिया पहुंच गए, मुख्य देश कोरिया, ये थे उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में जो देश थे जहां तक पहुंचे, यानी जिसमें मंचूरिया, साइबेरिया तक, तिब्बत तो पास में ही है, तिब्बत भी पहुंचे। इसके अलावा मंचूरिया, साइबेरिया प्रदेश, यहां तक इस पूर्व दिशा के रास्ते भारतीय लोग गए थे। नंबर 4 जो बात करें, पश्चिमोत्तर, यानी भारत के रास्ते, यानी अफगानिस्तान काबुल के रास्ते हिंदुकुश पर्वत को पार करके, यानी हिंदुकुश पर्वत यहां पर फैला हुआ था अफगानिस्तान के पार, वहां से बल्क पर्सिया होते हुए कहां तक पहुंचे, तो पश्चिमोत्तर या पश्चिम में कहां तक पहुंचे, तो उनमें यो कहें इराक, ईरान, वही रूस का कुछ हिस्सा जो बच गया उस पूर्वोत्तर के अलावा बच गया वहां तक, अरब कंट्रीज, अरब देश, टर्की, और भी जो इस क्षेत्र में थे, यानी जो पास में था गांधार, और गांधार के अलावा गांधार का जो तक्षशिला वाला इलाका था वहां तक, ये यहां से भारतीय इस रास्ते के थ्रू जाते हैं। इस रास्ते के थ्रू भारतीय यहां से भी जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा हम कुछ भारतीय के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय जो आर्य थे, यानी ये यहां से यहां तक गए, साम्राज्य कायम किया, पर उनका वास्तविक मोटो या उद्देश्य क्या था कि ये यहां तक जाकर क्या करना चाह रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्राचीन भारतीय थे उनको, भारतीयों को आर्य कहा जाता है। आर्य का शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। भारतीयों को क्या कहा जाता है, आर्य। तो जो भारतीय आर्य थे उनका एक उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, संसार को क्या बनाना, आर्य या श्रेष्ठ बनाना, किसको, संपूर्ण विश्व को। संपूर्ण विश्व को हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, और उनका एक प्रसिद्ध उद्घोष भी था ऋषियों का। किसका था, ऋषियों ने एक उद्घोष भी किया था। उद्घोष मतलब क्रवंतो विश्वार्यम, क्रवंतो विश्वमार्यम। विश्व को क्या बनाना चाहते थे, आर्य बनाना चाहते थे, ऋषि मुनि यानी श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, ये ऐसा उद्देश्य था। इस उद्देश्य के लिए देखिए भारतीय ऋषियों ने क्या क्या काम किए, कहां कहां अपनी भारतीय संस्कृति को फैलाया। बात करते हैं संस्कृति को कहां तक फैलाया, तो देखिए फूनान की बात करें
कंबोडिया की बात करें, नंबर 1 हम बात करते फूनान की। भारतीय सभ्यता संस्कृति का फूनान में भी प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में। फूनान में एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था। कौन है? कौंडिन्य ने कहां पर प्रचार प्रसार किया संस्कृति का? फूनान संस्कृति में या फूनान क्षेत्र में। नंबर 2 बात करें तो वो था कंबोडिया। कंबोडिया के नाम से ही कंबुज, कंबोडिया में ये काम करने वाला था कंबू ब्राह्मण, जो भारत का ही था और यहां अपना एक साम्राज्य कायम किया था। इसके अलावा चंपा अनाम के हिंदू साम्राज्य, चंपा और अनाम में भी क्या थे? हिंदू साम्राज्य थे। प्राचीन काल में हिंदू साम्राज्य फैले हुए थे चंपा नाम में। और साथ ही बात करें सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य, सुमात्रा जावा वाला क्षेत्र, सुमात्रा श्री विजय शैलेंद्र वंशी श्री विजय साम्राज्य था। और नंबर 5 हम बात करें, एक देश और है या बोर्नियो। बोर्नियो में भी अश्ववर्मन, किसने? बोर्नियो में अश्ववर्मन ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार किया। 5 देशों के बात करें, फूनान, कंबोडिया, चंपानान, सुमात्रा और बोर्नियो। ये यहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो कर्मंतो विश्व आर्यम का संदेश था, विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, उस नीति के तहत भारतीय यहाँ से जाते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए भारत से क्या क्या प्रचार प्रसार किया इन्होंने। भारत से जो प्रचार प्रसार किया उसमें देखिए यहाँ का ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, स्थापत्य, नीति, संगीत, दर्शन, इतिहास, जो राजनीति है, ये सारी चीजें वहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। वापस देखिए, भारत से दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित और संगीत, स्थापत्य, ये सभी का भारत से बाहर प्रचार प्रसार किया। क्योंकि इसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जो इंडोनेशिया, बोर्नियो और इंडो चाइना का कुछ क्षेत्र, जो हिंद चीनी जो क्षेत्र कहलाता है, वो जो संपर्क क्षेत्र है, वो यहाँ कंबोडिया से सैकड़ों संस्कृत के लेख मिले हैं और प्राचीन काल में भारत में संस्कृत भाषा प्रचलित थी, जिसके कारण ये संभव हो चुका। इसके अलावा जावा के बारे में देखते हैं। जावा में देखिए आज भी शक संवत प्रचलित है। शक संवत जो भारत में जिसका निर्माण हुआ, शक संवत जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो भारत में जावा में यानी इंडोनेशिया का एक पार्ट है जावा, तो वहां आज भी शक संवत प्रचलित है। इसके अलावा वहां पर शिव के और विष्णु मंदिर भी यहाँ पर बहुत संख्या में फैले हुए हैं। कहां पर? जावा में शिव और विष्णु के मंदिर हैं। बौद्ध मंदिर भी यूं कहें तो बहुत संख्या में यहां से मिले हैं। इसके एक 2 चीज हम महत्वपूर्ण याद करते हैं। एक तो देखिए बोरोबुदुर, बोरोबुदुर कहां पर है? जावा इंडोनेशिया में है। क्या खास बात है इसकी? यहां पर बोरोबुदुर से एक स्तूप मिला है। क्या मिला है? स्तूप, बौद्ध स्तूप है, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की जो स्थापत्य कला है, यानी अजंता एलोरा की जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं बनी हुई है, वहां से समानता रखता है स्थापत्य में। अजंता एलोरा से समानता इसकी मिलती है। किसकी? बोरोबुदुर की स्तूप की। कहां पर है? जावा में। और यहां पर शिव और विष्णु और बौद्ध मंदिर भी बने हुए हैं। कौन किसका है? वही ऊपर जो बात की, शिव, विष्णु और बौद्ध मंदिर यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बोरोबुदुर, जावा से ये सारी चीजें मिली है। इसके अलावा एक और बात करते हैं, अंगकोर वाट, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंगकोर वाट। कहां पर है? कंबोडिया में। किसकी बात कर रहे हैं? अंगकोर वाट कहां पर है? कंबोडिया में। क्या है? सबसे प्रारंभ में ये क्या था? विष्णु मंदिर था, भगवान विष्णु का था। और बाद में ये क्या बन गया? बौद्ध मंदिर और सूर्य मंदिर। बौद्ध स्तूप कह सकते हैं। बौद्धों का एक
क्षेत्र कह सकते हैं, मंदिर तो नहीं। और पहले विष्णु मंदिर था, बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया, और बनवाने वाला था इसको सूर्यवर्मन। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जो कि शैलेंद्र वंशी ऐसा कह सकते हैं, ऐसा था श्री विजय साम्राज्य में। कहां पर है ये? कंबोडिया में है। अंगकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है संसार का। संसार का क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है आज भी। तो ये था हमारा भारतीय संस्कृति के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण कि भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ फैली हुई है, क्या इसको कहा गया है, कहाँ किसने किस तरह से इन्होंने फैलाया। इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं जो हम देखेंगे अगली क्लास में, जिनमें हम प्रागैतिहासिक चित्रकला और साथ में प्राचीन भारत में नाविक शक्ति हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।